की बात ये हो रही है कि हम लगातार रहा है कि रिवीजन चल रहा है। इसमें एक भ्रम उत्पन्न हो सकता है, कुछ लोगों को इतना फास्टर कैसे है। जो दूर दराज में मुझे सुन रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन में जो बैठे हैं सामने उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, परंतु जो दूर दराज रिमोट एरियाज में मुझे सुन रहे हैं वो समझ ले इस बात को अच्छे से कि ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास थोड़ा फास्टर होगा, परंतु यकीन मानिए इस वीडियो को आप लगातार बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, इसलिए कर्म अपना करते रहिए। छोटा छोटा कर्म आपको एक बड़ी सफलता दिलाएगा। क्लियर? मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, इसलिए अपने हौसले को बनाए रखिए और लगातार अपना कर्म करते रहिए। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं। गुप्त काल से हमने छोड़ा था रिकैप, उससे आगे बढ़ाते हैं। गुप्त काल के प्रशासन से एक प्रश्न है। गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्त डायनेस्टी मौर्यों की तुलना में कम केंद्रित था। कम केंद्रित, लेस देन सेंट्रलाइज, लेस सेंट्रलाइज था। एक प्रश्न यहां से हायरार्की से आ सकता है कि मौर्य काल की तुलना में थोड़ा सा कम केंद्रित था, मतलब राजा कम निरंकुश था। यहां पर जो हायरार्की, इसको भी याद रखना, प्रांत, प्रांत, ठीक है, विषय, बीथी, जनपद, बीथी, पेट, पेट, और पेट के नीचे था ग्राम। फिर से लिख रहा हूं, सबसे ऊपर में था प्रांत, प्रांत के नीचे था विषय, विषय के नीचे जनपद, जनपद के नीचे बीथी, बीथी के नीचे पेट। मौर्य काल में जो गोप था यहां पेट था, और पेट के नीचे था ग्राम। वहां प्रांत मंडल जिला गोप था, यहां प्रांत, विषय, जनपद, बीथी, पेट, ग्राम। ठीक है, प्रांत को भोक्ति या ऊपरी कहते थे। ऊपरी, ऊपरी, ऊपर में भक्ति करना है, ऊपर में भक्ति, ऊपरी या भोक्ति भी कहते थे। ठीक है, हेड ऑफ द प्रांत समझ लो, चाहे उसको प्रांत का हेड समझ लो। ठीक है, इस क्रम को याद रखना। कभी भी क्रम को अरेंज सीक्वेंस में दे सकता है। प्रांत मंडल जिला को उधर याद रखना, उसमें संग्रहण द्रोणमुख को अलग से फिट करना, और इधर प्रांत, विषय, जनपद, बीथी, पेट, ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम का समूह, जैसे वहां गोप कहलाता था, यहां पर वो क्या कहलाता था, पेट। अंतिम इकाई यहां पर भी क्या थी, ग्राम। ठीक है, एक हायरार्की गुप्त काल का। गुप्त काल में एक चीज और, जो कुछ अधिकारी थे, यहां से क्वेश्चन आएगा। अधिकारी, ठीक है, महासेनापति, महासेनापति सैन्य विभाग का प्रमुख था, हेड ऑफ द आर्मी। महासेनापति, हेड ऑफ द आर्मी, मतलब समझ ले हो ना, पूरे सेना का प्रमुख। आज सीडीएस के रूप में ले सकते हो। यहां पर कोई थल सेना, नौसेना, जल सेना अलग से नहीं था, परंतु महासेनापति कहते थे। सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे, महासेनापति। दंडपासिक, पुलिस विभाग का प्रमुख, ये भी पूछ सकता है। आज का एसपी या राज्य स्तर में जो डीजीपी, वही उस समय क्या था, दंडपासिक। पुलिस विभाग का प्रमुख, हेड ऑफ द पुलिस, हेड ऑफ द लॉ, कानून का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, दंडपासिक। कानून विभाग का प्रमुख दंडपासिक, जो दंड का निर्धारण करता था। इसी में अगर महादंड बोल दोगे, महादंडपासिक, महादंडपासिक, तो न्यायाधीश हो जाएगा।
आज का जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उस समय वो महादंडपासिक कहलाता था। महा शब्द जुड़ा मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टाइप। महासेनापति लिखे हो, महासेनापति, हेड ऑफ द आर्मी, सीडीएस आज का। दंडपासिक मतलब जिले का एसपी, राज्य का डीजीपी, सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है ना, उसे तुलना कर सकते हो। महादंडपासिक माने सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट का जज, जिसे तुलना कर सकते हो। प्रांत में हाई कोर्ट के जज के समकक्ष था, ठीक है, क्लियर। महाबलीकृत, महाबलीकृत ये भी पूछ सकता है। सैन्य एवं छावनी का प्रमुख, सैन्य छावनी, कैंट एरिया जो था उस समय कि सेना को कोई भी चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने वाला अधिकारी। सैन्य छावनी डिपार्टमेंट का प्रमुख महाबलीकृत कहलाता था। सेना को वर्दी चाहिए कि हथियार चाहिए, अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए, जो भी सेना की समस्त जितनी भी जरूरतें थी वो कौन पूरा करता था, किसकी निगरानी में होता, महाबलीकृत। ये सबको बता रहा हूं ना, किसी को भी 4 दे के सुमिलित कीजिए बोल सकता है या सिंगल दे सकता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। और सबसे महत्वपूर्ण अभी जो बताने जा रहा हूं, महाप्रतिहार अलग शब्द है। महाप्रतिहार ये तो डबल स्टार लगा रहा हूं, इसको विशेष रूप से याद रखें। महाप्रतिहार शाही महलों का संरक्षक, शाही महलों का संरक्षक, का संरक्षक महाप्रतिहार कहलाता था, ठीक है। और एक और याद रख लेना, महारणभंडारिक, महारणभंडारिक, रण माने युद्ध, भंडार देखो, युद्ध के दौरान, स्पेशली ड्यूरिंग द बैटल, युद्ध के दौरान सेना की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी कौन था, महारणभंडारिक, महारणभंडारिक। कैंट एरिया का हेड महाबलीकृत, लेकिन ड्यूरिंग द बैटल युद्ध क्षेत्र में जो अकाउंटेबल था समस्त एक्टिविटी के लिए ड्यूरिंग द बैटल, वो कहलाता था महारणभंडारिक। रण क्षेत्र माने बैटलफील्ड, युद्ध से पकड़ना उसको। युद्ध के दौरान समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जवाबदेह अकाउंटेबल ऑफिसर क्या कहलाता था, महारणभंडारिक। और एक लास्ट, इसको भी पूछ सकते हैं, महासंधि विग्राहक, महासंधि विग्राहक, विदेश मंत्री आज का, विदेशों से संधि करने वाला, मतलब आज का फॉरेन एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर टाइप, सुने हो, विदेश मंत्री। विदेशों से संधि समझौता करने वाला, स्वीकार करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, महासंधि विग्राहक। संधि मतलब समझौता, उसी से पकड़ लेना। रण माने युद्ध, संधि माने समझौता, दंड माने एसपी, महादंड माने जज। शब्दों से पकड़ना, ज्यादा रटने की कोशिश नहीं करना है। महाप्रतिहार बिल्कुल अलग शब्द है, शाही महलों का। तो इसको एक पेयर में अभी मैं जितना बताया हूं उसको स्पेशली आप याद रखें। हेड ऑफ द आर्मी महासेनापति कहलाता था, आज का सीडीएस। दंडपासिक आज का एसपी या डीजीपी राज्य में। महादंडपासिक मतलब सर्वोच्च न्यायाधीश, न्यायाधीश कहलाता था, ठीक है। महाबलीकृत सैन्य छावनी विभाग जो कैंट एरिया था उसका हेड क्या कहलाता था, महाबलीकृत। अलग शब्द है, इसको अलग से याद रखो बलीकृत को। रणभंडारिक माने युद्ध के दौरान साजो सामान जितनी भी आवश्यकताएं हैं सेना की उसकी पूर्ति करने वाला, समझ में आ रही। टू सप्लाई ऑल द थिंग्स, द ऑफिसर हु वाज अकाउंटेबल to supply all the basic needs to the soldiers during the battlefield, during the battle was called महाबलीकृत। बैटलफील्ड बोलेगा तो रणभंडारिक, ओके, समझ में आ रही। इन द प्रेजेंट कंटेस्ट फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एज लाइक एस महासंधि विग्राहक, विदेश मंत्री, याद रहेगा। महाप्रतिहार शाही महलों का संरक्षक, समझ में आ रही कि नहीं। जो पैलेस था, इंटरनल पैलेस अंदर के, क्लियर, जो अंतःपाल बोले, कहां पर अंतःपाल बोले थे, मौर्य काल में, वही यहां पर महाप्रतिहार था। किले के अंदरूनी भाग की रक्षा करने वाला अधिकारी वहां अंतःपाल, यहां क्या कहलाता था, महाप्रतिहार। जब आप ज्यादा पढ़ने लगते हैं किसी चीज को लंबे समय तक तो कंपेयर होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है, वो करके नहीं आया हूं मैं, ठीक है, क्लियर।
ये इतने अधिकारी गुप्त काल से कर लीजिए। मान के चलिए अगर एक प्रश्न आया तो भी बनेगा, 4 देगा मैच द फॉलोइंग तो भी बनेगा। चलो एक बार मेरे साथ। बलीकृत माने कैंट, महादंड पासिक माने जज, दंड पासिक माने एसपी मतलब कानून विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, जिले में लोगे तो एसपी, राज्य में प्रांत में लोगे तो आज का डीजीपी। क्लियर? और केंद्र में चल दोगे मंत्री के रूप में तो गृह मंत्री। कौन से मंत्री? महासेनापति मान हेड ऑफ द आर्मी, सैन्य विभाग का कमांडर इन चीफ ले सकते हो, या तीनों सेनाओं का प्रमुख में सीडीएस ले सकते हो। ठीक? महारण भंडारिक बोलेंगे आप, ठीक है, तो अलग हो जाएगा। रण संधि माने विदेश मंत्री, रण भंडारिक बताए युद्ध के दौरान समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, और महाप्रतिहार माने शाही महलों का संरक्षक। पूरा प्रशासन जो है याद रखना कि प्रांत विषय जनपद भी थी, पेट ग्राम इसकी हायरार्की थी, प्रांत को भुक्ति या उपरीक भी कहते थे। ठीक है? या अवनी भी कहते थे। क्या कहते थे? अवनी। लिख लो, अवनी माने प्रांत, प्रांत ही अवनी था, अवनी ही भुक्ति था। कभी कभी प्रांत के हेड के लिए भुक्ति या उपरीक शब्द का प्रयोग हुआ है। हेड ऑफ द रीजन, प्रांत, स्टेट। भुक्ति, प्रांत, अवनी, देश सब वही है। पढ़ना सब समझ में आएगा, इसके बाद ही पढ़ना। ठीक है? ठीक, चलिए गुप्त काल ये काम के हैं। दूसरा, व्यापार से 2 प्रश्न है यहां से, कुछ मत याद रखना। ट्रेडिंग से आंतरिक और बाह्य, इसमें खासकर जो बाह्य व्यापार है, बाह्य व्यापार और एक आंतरिक व्यापार। तो बाह्य व्यापार जल मार्ग से होता था, यह पूछा गया प्रश्न है। जल मार्ग, जल मार्ग में याद रखना ये ताम्रलिपि बंदरगाह। कौन सा लिपि? कोलकाता में ताम्रलिपि बंदरगाह था, यहां था भरूच। ये पूछा गया प्रश्न, भरूच, भरूच। गुप्तकालीन 2 बंदरगाह को हमेशा पूछा गया है। पूर्वी देशों के, आसियान देशों से व्यापार करने के लिए कौन सा बंदरगाह चर्चा में था? ताम्रलिपि कोलकाता, ताम्रलिपि। और पश्चिम देशियों से, अरबियन कंट्रीज से व्यापार करने के लिए भरूच या भड़ौच गुजरात में। समझ में आ रही? मौर्य काल में इसी बंदरगाह को क्या बोलते थे? बेरीगाचा। मौर्य काल में इसे किस शब्द का प्रयोग किया है? लिख लेना, बेरीगाचा। इसी को मैगस्थनीज ने इसको भृगु कच्छ कहा। भृगु कच्छ, देखो कंपेयर हो रहा है, निकल रहा है। यूनानी भाषा में बेरीगाचा, भृगु कच्छ। समझ में आ रही कि नहीं? भड़ौच के लिए। लेकिन गुप्त काल में भरूच कहलाया। क्या कहलाया? यूनानियों ने अपनी भाषा में बेरीगाचा या भृगु कच्छ कहा। मौर्यकालीन बंदरगाह भी था, गुप्त काल में भरूच कहलाया। और पूर्वी में, पूर्वी जो बंदरगाह था कोलकाता में, उसको ताम्रलिपि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए इसी को बता रहा हूं। समझ में आ रही कि नहीं? आंतरिक मार्ग से तो क्या है? चीन से रेशम का आयात करके रोम को जो है एक्सपोर्ट कर देते थे। वही नाथुला दर्रा, रेशम मार्ग, बोला मत। रेशम, सिल्क, सिल्क। ठीक है? आंतरिक मतलब इंटरनल, थल मार्ग। कभी भी अगर मैं ट्रेडिंग को बताऊं, आंतरिक बोलूंगा तो रोडवेज, इंटरनल ट्रेडिंग। बाह्य बोलूंगा तो एक्सटर्नल ट्रेडिंग, जल मार्ग, जल थल, इसी में ही पकड़ना है। ठीक है? ठीक है? गुप्त काल में 2-3 शब्द देखो। खिलसिल, खिलसिल। निखान निधि, निखान निधि। अग्रहार, क्या था खिलसिल? निखान निधि। छुपे हुए खजाने को निखान निधि बोलते थे। निखान, ट्रेजर, ट्रेजर, हिडन ट्रेजर। छुपे हुए खजाने को निखान निधि कहा गया गुप्त काल में। अग्रहार, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला अनुदान। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला अनुदान क्या कहलाता था? अग्रहार, अग्रहार। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला सर्वाधिक दान किस काल में शुरू हुआ? गुप्त काल में। उन्हीं को अग्रहार कहा गया जिसको सर्वाधिक दान दिया जाता था। वही भूमिदान।
खिलसिल मतलब वह भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जाता था। खिलसिल समझ में आ रही कि नहीं? खिलसिल, ठीक है। क्रॉपलैंड उसमें सीता भूमि, इसमें खिलसिल। खिलसिल, निखान निधि, अग्रहार, 3 शब्द याद रखें। कुछ अधिकारियों को समूह याद रखें। हायरार्की में जो है अवनी प्रांत, इसको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। प्रश्न यहीं से आएंगे, आपको पता नहीं। और गुप्त काल में एक सिक्के याद रखना, सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्तों ने। इसमें भी 2, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दोनों को विशेष रूप से फोकस करना। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए, गोल्ड। सर्वाधिक सोना आएगा तो गुप्त कर देना, छिपा देना। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? गुप्तों ने। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें कौन सा सिक्का फेमस था? गरुड़ नाम का सिक्का। गरुड़ नाम का सिक्का विशेष फेमस था। कोशिश करें 6 का नाम याद करने की। समझ में आ रही कि नहीं? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भी धनुर्धर नाम का विशेष सिक्का चलाया था। धनुर्धर। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक विशेष विदेशी यात्री को याद रखना है आप। फाहयान आया था। कहां आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। विदेशी यात्री को अलग टॉपिक बताऊंगा सबका एक साथ, इसलिए अभी उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। सिक्कों को अलग से बताऊंगा पूरा, पहले एक बार हाईलाइट मार तो दें, ठीक है। उसके बाद गुप्त काल में मंदिर, थोड़ा सा मंदिर जो अभी काम का है उसको बता रहा हूं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी, इसको पूछा गया है। देवगढ़ झांसी का 10 अवतार मंदिर, दशावतार, विष्णु के 10 अवतार मंदिर, इसको विशेष रूप से इसलिए याद रखना है कि पहली बार मंदिर में शिखर चढ़ाने की शुरुआत, क्या चढ़ाने की शुरुआत? मंदिर में शिखर चढ़ाने की शुरुआत, ये शिखर गुप्त काल से शुरू हुई, इसी मंदिर से। दशावतार मंदिर इसका उदाहरण है विष्णु का, देवगढ़ झांसी में है। मंदिर में शिखर चढ़ाने की शुरुआत किस मंदिर से हुई? दशावतार। प्लस भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत किस काल से हुई? याद रखना, गुप्त काल। गुप्त काल के पहले मंदिर लेना ही नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि मंदिर निर्माण की ट्रेडिशन कब से शुरू हुआ? गुप्त काल से। उसके पहले चाहे कितना भी मंदिर रहेगा, उसको नहीं लेना है कि इस काल में मंदिर था करके। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि कृष्णा में देखोगे तो मंदिर दिखाया गया है। कृष्णा, श्री कृष्णा, द्वापर युग। लेकिन इतिहास जो कह रहे हैं हमको मानना पड़ेगा, क्वेश्चन इसी में आया हुआ है। गुप्त काल, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए। सर्वाधिक भूमिदान किसने दिया? गुप्तों ने किया। समझ में आ रही कि नहीं? शिखर चढ़ाने की शुरुआत किससे हुई? देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। पूरे भारत के मंदिर देखेंगे एक साथ बताऊंगा। अभी इस मंदिर को विशेष रूप से याद रखना। इनकी शैली कैसी थी? नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। उत्तर भारत की शैली क्या थी? नागर। 3 शैली याद रखना मंदिर का। ये नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया। उत्तर में क्या चलता था? नागर। दक्षिण में क्या चलता था? द्रविड़। बीच में बेसर, मिश्रित शैली। बेसर, इसी को क्या कहा गया? मिश्रित। इसी को कहा गया चालुक्य शैली। माने उत्तर और दक्षिण के दोनों शैली को मिलाकर जो शैली बना वो मिश्रित या चालुक्य शैली, बेसर शैली। एक शैली और है मंदिर निर्माण की, मंडपम शैली। कौन सी शैली? इसको हम कला संस्कृति में थोड़ा सा लाएंगे। मंडपम शैली। मंदिर निर्माण मंडप टाइप भी बनता है मंदिर, ठीक। तो 3 शैली। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बनेंगे सब द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर तंजौर है। राजराज प्रथम ने बनवाया है, चोल शासक। नागर शैली, नागर उसको पंचायतन शैली भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक, चलें आगे। कई जगह उसको चंदेल शैली में लेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का खजुराहो वो चंदेल शैली में है। उत्तर भारत में है ना, ठीक। कौन सा गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, बाद में चर्चा करेंगे, अभी याद रहेगा, ठीक।
अब इसमें याद रखना कि गुप्त काल को क्लासिकल युग कहते हैं संस्कृत साहित्य का। अब इसमें एक क्वेश्चन बता रहा हूं, लिखो। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग, क्लासिकल एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं गुप्त काल को, क्लासिकल एरा, स्वर्ण युग, पेरिप्लेन युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहते हैं, अकबर मुगल एम्परर। लिखते जाओ, हिंदी साहित्य का अकबर, संस्कृत साहित्य का गुप्त काल। क्लियर? संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा, क्लासिकल युग कहते हैं। किसको कहते हैं? गुप्त काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा गया? मुगल एम्परर अकबर के काल को। समझ? चित्रकला का स्वर्ण युग, क्लासिकल एरा, पेंटिंग, जहांगीर। अब स्वर्ण युग से एक क्वेश्चन कभी भी क्रिएट करेगा, एक साथ लिखो आप। जहांगीर माने चित्रकला। स्थापत्य कला लिखना, आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग, शाहजहां। शाहजहां के काल को गोल्डन पीरियड या गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, शाहजहां। जहांगीर पूछेगा तो चित्रकला, अकबर देगा तो हिंदी साहित्य। स्वर्ण युग से क्वेश्चन बता रहा हूं एक साथ। क्यों, क्या, कैसे बाद में समझना, चार्टों को रटो अभी आप। संस्कृत माने गुप्त काल, हिंदी माने अकबर, सूर, तुलसी, मीरा जैसी सब समकालीन। अकबर, खासकर तुलसीदास तो अकबर के समकालीन ही थे, स्पेशली क्योंकि अकबर 1542, तुलसीदास 1532, 10 साल का डिफरेंस, कंटेम्परेरी रूलर्स हैं, समकालीन। याद रहेगा। 4 स्वर्ण युग से क्वेश्चन कर लोगे। गुप्त काल यहां पर क्लोज। इतना सार है। 9 रत्न को आपको याद करना ही है अलग से। क्लियर? उनकी रचना को सबको लाइन से रचना में भी लाऊंगा मैं, और इनके जो मान लीजिए चिकित्सा शास्त्र था वो सब आएगा अभी। सुश्रुत है, वाग्भट है, धन्वंतरी है, ये सबको लाएंगे ना पर रचना में। किसमें? विज्ञान हो, संस्कृत साहित्य हो। समझ में आ रही? गुप्त काल एक ऐसा काल था कि साहित्य, कला, विज्ञान, समझ में आ रही कि मनोरंजन, हर दृष्टिकोण से चहुमुखी विकास हुआ था, प्रशासन सहित। इसलिए इसको स्वर्ण युग कहते हैं। केवल संस्कृत साहित्य नहीं, संस्कृत लिटरेचर कुछ ज्यादा ही डेवलप हुआ था इसमें, चहुमुखी विकास, इसलिए उसको जोड़ा गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए, गुप्त काल यहां पर हो रहा है क्लोज। 10 शासक याद रखना जो कल कराया हूं। बोलो। श्रीघट चंद्र समुद्र राम, चंद्र कुमार स्कंद भानु, जय विष्णु। श्री से शुरू, विष्णु से अंत। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, गडारी, सकारी, उज्जैना पुराधीश्वर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त प्रथम से याद रखना गुप्त संवत। गुप्त संवत। भानुगुप्त का एरण अभिलेख याद रखना, स्कंदगुप्त का भीतरगांव अभिलेख याद रखना, और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, चंपू शैली हरिशेण। समझ में आ रहा है? अब फाहयान याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया, फूकी ओकी में गुप्तकालीन प्रशासन का वर्णन किया है। ऐसा धीरे धीरे करते रहना, याद होगा। सुनने से हो रहा है ना? हो रहा है? चलो, गुप्त काल के बाद आगे बढ़ते हैं। गुप्तोत्तर काल। अच्छा, उसके पहले विदेशी आक्रमण देखो। अब कौन सा आक्रमण? एक्चुअल में जो मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल जो पढ़े, लेटर मौर, उसमें देशी आक्रमण तो पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअल में ऐसा है, देखो। मौर्योत्तर काल, लेटर मौर्य पीरियड, 2 भाग में बटा है। एक देशी आक्रमण, इंटरनल इन्वेंशन, और एक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेंशन। तो देशी आक्रमण में तुमको मैं बता चुका हूं, सुन रे कनवा 7 बार, 7 बार, सातवाहन वंश, सुंग वंश, कन वंश, सातवाहन वंश। इस पूरे टेबल को अच्छे से करना, प्रथम अंतिम शासक को। अब विदेशी आक्रमण को हम यहां से शुरू करेंगे, ईरानी आक्रमण से। कहां से? ईरानी। 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7। इसको भी क्रम से जमाइए, आ सकता है कभी भी। आप अगर कंपटीशन के फील्ड में आए हैं तो पहले बात तो दिमाग को हटा देना कि जो तुम्हारा मन करेगा वो पढ़ोगे।
माइंड को कभी भी कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश करोगे मतलब आप इसके लायक नहीं हो। कभी कभी सरल खोजोगे कि सरल वाला ही पढ़ूंगा तो होगा, तो भी तुम इसके लायक नहीं हो। इसलिए सोचना कि मेरे लिए जितना चैलेंज आएगा उतना ही मेरे में निखार आएगा, मैं देखता हूं कितना कठिन हो सकता है, ठीक है, तब आप कर सकते हो, हारना नहीं, ठीक है। विदेशी आक्रमण, कौन सा आक्रमण? इस क्रम को अच्छे से कर लो, मैं कई बार करा चुका हूं, फिर भी विदेशी आक्रमण बहुत अच्छे से करें मित्रों इसको, ठीक है। चलिए, पहला ईरानी, पहला किसका अटैक हुआ है? ईरानी। दूसरा यूनानी, यूनानी, ईरानी और यूनानी राइमिंग वर्ड्स हैं, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। पहले फारसी लोग अटैक किए हैं भारत पर, ईरानी अभी देखेंगे थोड़ा थोड़ा। पहला ईरानी, दूसरा यूनानी, तीसरा इंडो बैक्ट्रियन, इंडो बैक्ट्रियन, बैक्ट्रियाई, इसी को बोलते हैं हिंद यवन। क्या बोलते हैं? हिंद यवन रूलर्स, यवन रूलर्स, इसी को बोलते हैं यवन रूलर्स, यवन शासक, इसी को बोलते हैं बैक्ट्रियाई शासक, बैक्ट्रियाई। सब एक ही है, याद रखना, कभी भी पढ़ोगे तो जो समझ में नहीं आता, वही बैक्ट्रियाई शासक है, वही हिंद यवन शासक है, वही यवन शासक है। क्लियर? ईरानी, यूनानी, इंडो बैक्ट्रियन। चौथे नंबर में पार्थियन, पार्थियन रूलर को ही पहलव कहते हैं, पहलव, पल्लव नहीं, पहलव शासक। पांचवा में सीथियन, सीथियन, सीथियन शासक ही मतलब शक शासक, शक, रुद्रदामन सुने हो? प्रबलतम शासक था, पावरफुल, शक शासक। सकारी की उपाधि ग्रहण किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। शकों का अरी, अरी माने शत्रु। पार्थियन, सीथियन, कुषाण छठवें नंबर में, और सातवें नंबर में हूण, हूण, हूण को हिमनु बोलते थे, हिमनु। ये क्रम आपको पहले याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरे साथ याद करिए, बहुत ही सरल है, इसको याद रखना, आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे साथ पहले ईरानी, ईरानी के भाई यूनानी, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। तीसरे में इंडिया है, इंडिया, इंडो बैक्ट्रियन। चौथे में पार्थियन, पहलवान, चार पहलवान। देखो, 5 बार शक करो, कितने बार? 5 बार शक करो, 4 पहलवान, 3 इंडिया, 2 यूनानी, 1 ईरानी, 5 हुए। पहला ईरानी, दूसरा यूनानी, तीसरे में इंडो बैक्ट्रियन, चौथे में पहलवान, पहलव, 5 बार शक सिथियन, 6 कुषाण, 7 हूण, 7 हूण नंबर से कर सकते हो नीचे से। 7वें में हूण, 6वें में कुषाण, 5वें में 5 बार शक सिथियन, चौथे में पार्थियन, और तीसरे में इंडो बैक्ट्रियन इंडिया, और दूसरे में यूनानी, पहले में ईरानी। अब तुमको याद हो जाएगा, ईरानी, यूनानी, इंडो बैक्ट्रियन, पार्थियन, सीथियन, कुषाण, हूण। क्रम से जमाइए पहला प्रश्न। विदेशी आक्रमण को क्रम से जमाइए, निम्न में से कौन सा क्रम सही है या नहीं है बताइए। पहला, अंतिम, ये पूछ सकता है, कर लोगे? नीचे से दोहराओ। अंतिम में हूण, 6वें में कुषाण, 5वें में सीथियन, 5 बार शक, 4 बार पहलवान, 3 में इंडिया, 2 में यूनानी, 1 में ईरानी। ठीक है, संकल्प समझते हैं आप सब लोग? संकल्प, सम्यक संकल्प बताया था, अष्टांगिक मार्ग। संकल्प का मतलब होता है जितने भी परीक्षा के दौरान माया है, माया मतलब जो हर चीज जो तुमको डिस्टर्ब कर रही है, वो सबसे दूर रहना। इवन जो है बैड आइडियाज भी क्यों ना हो, अगर कोई निगेटिविटी या निगेटिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो तो तुम्हारा संकल्प प्रभावित हो सकता है कि आज मेरे को शॉपिंग मॉल घूमने का मन लग रहा है, आज पढ़ने का मन नहीं ले, तो संकल्प नहीं है। फिर संकल्प माने उन बाधाओं को दूर करना जो तुम्हारे पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रही है। तब आप 1 महीना को 6 महीने के बराबर पढ़ सकते हैं। कुछ लोग क्यों जो है साल भर नहीं पढ़ते, सीनियर लोग 1 महीने में निकल जाते हैं। यही सब कुछ पढ़ा रहता है, 1 महीने में वो सबको ब्लॉक कर देते हैं और 1 महीना चुपचाप समाधि लगा लेते हैं उन लोग रूम में, सब कुछ एक्साइट करते हैं और पूरा साल भर 1 महीने के बराबर हो जाता है। क्लियर? यही संकल्प की जरूरत पड़ती है सारे स्टूडेंट्स को। अगर वो सम्यक संकल्प ले लें, कर्म करें उसके हिसाब से, ठीक है, तो उनको समाधि जरूर मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। समझ में आया?
इसलिए मैं बार बार तुमसे अपील कर रहा हूं कि कुछ पाना चाहते हो आप तो अच्छे से कुछ न कुछ त्याग करके पढ़ो। ठीक है, करना तो पड़ेगा। ठीक, चलिए याद हो गया क्रम। पहला देखते हैं, पहला, दूसरा यूनानी, तीसरा इंडो बैक्ट्रियन, चौथा पार्थियन, पांचवा सीथियन, छठवा कुषाण, सातवां हूण। ये क्रम याद रहेगा। अब इसमें देखो ईरानी आक्रमण। कौन सा आक्रमण? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस। डेरियस प्रथम डारेबाहु, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी डेरियस प्रथम नहीं था, कुरुश था, कुरुश, हखमनी वंश का। हखमनी वंश का था कुरुश, कुरुश, लेकिन जो वो असफल रहा कुरुश। डेरियस प्रथम, जिसको डारेबाहु बोल रहा हूं, डारेबाहु या दारेबाहु, वो सफल रहा। इसी से प्रेरित होकर अशोक ने भारत में अभिलेख परंपरा की शुरुआत की। एक क्वेश्चन बस, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल ईरानी कौन था? डेरियस प्रथम। इसी को दारा बोलते हैं, दारा। इसी को डारेबाहु बोलते हैं, दारेबाहु। इसी को डेरियस फर्स्ट, इसी को दारा। यह सफल रहा, सक्सेस रहा इन्वेंशन में। बस एक ही क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक सफल बोल रहा हूं। अगर पहला पूछेगा तो कुरुश, हखमनी वंश, कुरुश, हखमनी वंश। ठीक है, सफल बोलेगा तो डेरियस प्रथम, और इसी डेरियस फर्स्ट या दारा से या दारेबाहु से प्रभावित होकर अशोक ने भारत में अभिलेख, स्क्रिप्चर्स या एडिक्ट्स, ट्रेडिशन शुरू किया। यूनानी, दूसरा यूनानी, सिकंदर, सुनो नाम, सिकंदर लिख लो। अलेक्जेंडर सेकेंड, सिकंदर का अन्य नाम क्या है? अलेक्जेंडर द्वितीय। पिता का नाम फिलिप सेकेंड, फिलिप सेकेंड मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया यूनान। मैसिडोनिया या मकदूनिया का रूलर फिलिप सेकेंड का पुत्र सिकंदर, सिकंदर, अलेक्जेंडर सेकेंड। सुने हो नाम? गुरु का नाम अरस्तु। इनके गुरु कौन थे? अरस्तु, एरिस्टोटल। सिकंदर को जानना है थोड़ा सा। गुरु का नाम था अरस्तु। इनके दो सेनापति थे, कमांडर इन चीफ। लिखो, थल सेनापति माने सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति था नियार्कस। नियार्कस, जो स्पेलिंग अगर डाउटफुल हो सकता है बोर्ड को देख ले आप। नियार्कस और सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का युद्ध किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से। इसी की बेटी हेलेना से विवाह किया है मौर्य ने, और बदले में 500 हाथी गिफ्ट दिया है। अच्छा हुआ हमको कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, नहीं तो एक तो बकरी को तो नहीं संभाल सकता आदमी, हाथी कहां संभालेगा। थल सेना अध्यक्ष था सेल्यूकस निकेटर, और जल सेना नेवी का हेड कौन था? जल सेना का नियार्कस, नियार्कस, सिकंदर, याद रखना। गुरु का नाम अरस्तु, गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिकंदर और पोरस के बीच वितस्ता या झेलम का युद्ध बता चुका हूं। हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच याद रखना। सिकंदर ने पोरस को हाइडे स्पीच के युद्ध में हराया। द बैटल ऑफ हाइडे स्पीच, जम्मू कश्मीर, झेलम नदी के तट पर हुआ। इट वॉज टूक प्लेस नियर द रिवर झेलम, सो दैट इज वाई इट वॉज फेमस एज अ झेलम, द बैटल ऑफ झेलम, वितस्ता एंसेंट नेम। सिकंदर ने पोरस को हराया, इतना ही याद रखना इसको। एक क्वेश्चन। दूसरा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? पूछा है 326 बीसी में, ईसा पूर्व पूछा गया प्रश्न। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 बीसी में। कौन से वंश का शासन था? पूछा है मगध में, नंद। इस समय मगध में कौन सा वंश का शासन था? नंद वंश, याद रखना। और उसका शासक कौन था? घनानंद। मगध का शासक कौन था? घनानंद, बोला नहीं। चाणक्य किसी को आगाह करने आया था घनानंद के दरबार में, अपमान हुआ और बदले का संकल्प। सिकंदर, समझ में आ रहे? वो सिकंदर था जिसने जुल्म से जीता जहां।
कुछ लोग मुकद्दर का सिकंदर बनते हैं, लेकिन सिकंदर बहुत ज्यादा अत्याचारी था, क्रूर था, क्रूअल था। 70 गणराज्यों को जीता था इसने। कितने गणराज्य? 70 गणराज्यों को जीता था। इसको विश्व विजेता बनने का सपना अरस्तु ने दिखाया था, इसके गुरु ने। अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ, याद आया। इतना निर्दयी, क्रूअल था कि बच्चों को जिंदा जला देता था, महिलाओं को। अब आप समझ लो, आप ये इतिहास बोल रहे हैं, मैं नहीं। समझ में आ रही? नाम देखो, सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर, और पॉजिटिव वे में लिया गया है क्योंकि गणराज्य को जीता है। ठीक, खैर आगे बढ़े। 326 बीसी, 326 बीसी में भारत पर अटैक किया, 70 गणराज्यों को जीता। उस समय नंद वंश का शासन था। पूछा है सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा? पूछा गया प्रश्न है। 19 महीने तक, 19 मंथ्स तक रहा। सिकंदर का अंतिम विजय अभियान पूछ सकता है, पाटन, पाटन, कका वाला नहीं, वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, उसको छोड़ो, अभी नहीं समझे। इसको सोच, पोरस को। वो 70 गणराज्य में पश्चिमी अरबियन देश में चंगेज खां कैसे नहीं लड़ेगा उधर, अगर समकालीन रूलर है उसका तो। ठीक है, पोरस को याद रखो। 19 महीने तक भारत में रहा, पूछा गया है। पाटन इसका अंतिम विजय अभियान था, कका वाला नहीं बोल रहा हूं, गुजरात वाला पाटन समझ लो। क्लियर? ठीक है। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में, इसको याद रखना, बेबीलोन, इराक, इराक के बेबीलोन में हुई। और किससे खत्म हुआ है? आंत्र ज्वर, आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर माने उस समय का क्या माने जाएंगे उसको? स्वास्थ्य खराब हो गया। सिकंदर जंगल में पड़ाव डाला था, बहुत सारे मच्छर काटे, निशुल्क, मलेरिया। ठीक है, खत्म हो गया सिकंदर। 19 महीने तक भारत में रहा। विजय अभियान पाटन 323 कहां खत्म हुआ? बेबीलोन, इराक। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर चुका था उस समय, और थक चुकी थी सेना, इसलिए ब्यास नदी को मना किया, तो फिर अटैक नहीं कर पाया, वापस लौटना पड़ा। और लौटा जब जो है तो बेबीलोन पहुंचा, स्वास्थ्य खराब हो गया, वहां मृत्यु हो गई। याद रहेगा, अलेक्जेंडर, यूनानी आक्रमण, यूनानी। समझ में आया? इसके बाद इसको यूनानी में सिकंदर को याद रखना। एक रखना मिनांडर, मिनांडर सुने हो नाम? हाँ, पुष्यमित्र सुंग जो था, ठीक है, उसके समकालीन मिनांडर का अटैक हुआ था, यूनानी। मिनांडर को क्या बोलते थे? और अन्य नाम मिलिंद, मिलिंद पन्हो इसकी रचना है स्वयं, मिलिंद पन्हो। समझ में आ रही? मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद की बातचीत का वर्णन है। मिलिंद पन्हो बौद्ध पाली भाषा का ग्रंथ है, लिख लेना। मिलिंद पन्हो कौन सी भाषा का ग्रंथ है? पाली भाषा। मिलिंद माने मिनांडर का नाम था, यूनानी शासक था मिनांडर, सिकंदर के बाद याद रख लो। पुष्यमित्र सुंग का क्या था? आगे कंटेम्परेरी, समकालीन सुंग वंश पढ़ोगे। मिनांडर और माने मिलिंद, और नागसेन, नागसेन माने बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, सुने हो, के बीच बातचीत का वर्णन किसमें है? मिलिंद पन्हो, पाली भाषा का ग्रंथ। यह भी पूछ सकता है। मिनांडर बोलिए, यूनानी आक्रमण, ईरानी यूनानी, ईरानी यूनानी। ये यूनानी जो मिनांडर बोल रहे हैं, ये सब इंडो बैक्टीरियाई ही शासक थे। क्या थे? मतलब जो सिकंदर के जो सेनापति थे ना, वो सब इंडो बैक्टीरियाई थे। क्या थे? सेल्यूकस, निकेटर, नियार्कस, आपस में लड़ाई हुई। समझ में आया? एंटीओकस, क्या? एंटीओकस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब थे। ठीक है। उसके बाद देखो पार्थियन, सिथियन। तो पार्थियन को देखो ध्यान से, लिखो पार्थियन। पार्थियन में एक क्वेश्चन ही इसलिए बता रहा हूं। पहलव, चौथे नंबर में अटैक हुआ है पार्थियन शासकों का। ये क्वेश्चन आएगा, यहां कभी भी आ सकता है, आया हुआ है, आंसर में मिलेगा। पार्थियन शासक था गोंदा फर्निस। कौन था? गोंदा फर्निस। गोंदा माने हम लोग चंदेनी गोंदा बस जानते हैं,
गोंडो फर्निस एक्चुअल में, गोंडो हम लोग छत्तीसगढ़िया, गोंदा फर्निस। इसी के समय ईसाई धर्म का प्रचारक आया था सेंट थॉमस। सेंट थॉमस इसको सुने हो? ईसाई धर्म का प्रचारक, स्टार प्रचारक उस समय आया गोंदा फर्निस के समय, सेंट थॉमस प्रचार प्रसार करने आया था। मालाबार तट, मद्रास तट पर इसकी हत्या कर दी गई। एक क्वेश्चन जरूर याद रखना, सेंट थॉमस किसके समय आया? गोंडो फर्निस। कौन सा शासक था? पल्लव, पल्लव, पहलव, पल्लव। मालाबार तट या मद्रास तट पर इनकी हत्या कर दी गई। इस प्रश्न को पूछा गया है, इसको बिल्कुल हाईलाइट करके चलना है। पल्लव, पल्लव, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है शक शासक, सीथियन रूलर, शक या सीथियन शासक, रुद्रदामन सुने हो? रुद्रदामन, रुद्रदामन सुने हो? इसका जूनागढ़ अभिलेख, सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। सीथियन का सबसे पावरफुल शासक कौन था? रुद्रदामन। इसने जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया है। जूनागढ़, गिरनार की पहाड़ी, गुजरात, जूनागढ़ रियासत। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसी में बताया है कि इसने कौन सा शासक? सातवाहन शासक पुलवामी, सातवाहन शासक पुलवामी को 2 बार पराजित किया है। कितने बार? 2 बार पराजित किया है। जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन है। सातवाहन शासक पुलवामी को रुद्रदामन ने कितने बार हराया? 2 टाइम्स। याद रखना, इसको पूछा गया है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? एक तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख और पुलवामी के नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नासिक। नासिक में एक पुल है, पुल याद रखना, पुल से पुलवामी। समझ में आया? ये याद रखना। किस में याद रखोगे? सीथियन शासक में। किस में? सीथियन। सीथियन शासक में एक नहपान का नाम भी आता है, नहपान, चष्टक नहपान। वो गौतमी पुत्र सातकर्णी से उसका युद्ध होता है। खैर उसको छोड़ो, इसको याद रखना। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पुलवामी को 2 बार हराया। ये प्रश्न आया हुआ है, इसको विशेष रूप से याद रखना। सीथियन में, पहलाव में गोंदा फर्निस, गोंडो फर्निस, सेंट थॉमस को याद रखना। क्लियर? क्लियर? सीथियन शासक का संस्थापक कौन था? मोग। कौन था? मोग। और पहलव शासक का कौन था? माउस। कौन था? पहलव का संस्थापक था माउस। इसका संस्थापक मोग या मोयस था, मोयज, फाउंडर के रूप में भी याद रखना। मोग, मोयज, माउस, फाउंडर, सब लिखे हो नोट्स में। ऐसा नहीं है कि मैं नया बता रहा हूं, जो पढ़े हो बहुत ध्यान से उसको देखना, और जो बता रहा हूं हाईलाइट उसको याद रखना। ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका कुषाण। क्या? यहां से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर 5 को नहीं पूछता है तो कनिष्क से जरूर क्वेश्चन उठाएगा। कुषाण वंश। कौन सा वंश? कुषाण वंश। कुषाण वंश का आपको संस्थापक याद रखना है। एक तो कुजुल कटफिसस, कुजुल कडफिसस, कुजुल कटफिसस। इनकी राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर। पुरुषपुर, पेशावर इसकी राजधानी। संस्थापक था कुजुल कटफिसस। समझ में आ रही? इसके बाद आया वीम कटफिसस, वीम कटफिसस। इसके बाद आया कनिष्क। कौन आया? कनिष्क। वीम कटफिसस, कुजुल को याद रखना। अब आता हूं कनिष्क। कनिष्क, हुविस्क, वशिष्क, बहुत सारे हैं, नहीं याद रखना है, कनिष्क पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसकी 2 राजधानी थी, एक तो पुरुषपुर पेशावर अपने 4 फादर्स का, और एक मथुरा। मथुरा इसकी स्थानीय राजधानी, और पुरुषपुर पेशावर जो है, ठीक है, ये जो है इनकी पूर्वजों की राजधानी को संभाला। पुरुषपुर पेशावर, इसने नई राजधानी मथुरा को बनाया अपना। कनिष्क, कनिष्क कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध। बौद्ध धर्म में पूछेगा तो महायान शाखा, माने लिबरल था, सोच नैरो माइंडेड नहीं थे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी कौन था? कनिष्क।
कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, फर्स्ट एडी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडल वंश कश्मीर, याद करो रावय पाकू, कुंडल वन कश्मीर, रावय पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये कुंडलवन कश्मीर। अकाअक याद आया, अजातशत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। ये खाता खोलो। कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन इन्हीं के काल में हुआ, इसको विशेष रूप से याद रखने। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट किया बौद्ध रिलीजन को, याद रखना। इसकी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, प्रतापी शासक था कनिष्क, याद रहेगा। कनिष्क का राज्यारोहण पूछा है 78 एडी। शकों को जब हराया तो 78 एडी में राज्यारोहण हुआ, कोरोनेशन, राज्यारोहण, कोरोनेशन हुआ 78 एडी, इसलिए इसको शक संवत कहते हैं। शकों को हराने के बाद क्या चलाया, शकों को हराने के बाद क्या चलाया, शक संवत, शक संवत। और सिक्के जारी किए, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्तों ने जारी किए हैं, और इन्होंने भी सिक्के जारी किए, कुषाणों ने, शुद्ध सोने के सिक्के। कौन से सिक्के? सोने का प्रथम सिक्का इंडो बैक्ट्रियाई शासकों ने जारी किया, लिख लेना। प्रथम सिक्का हिंद यवन शासक, यवन। सर्वाधिक सोने का सिक्का पूछेगा तो गुप्तों ने, गुप्त काल। प्रथम सोने का सिक्का यवन या इंडो बैक्ट्रियाई शासक, पूछा गया प्रश्न। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने जारी किए, गुप्त। सर्वाधिक सोना आएगा तो छुपाते हो लॉकर में, गुप्त, हिडन। शुद्ध सोने का, प्योर गोल्ड का कनिष्क, 24 कैरेट का शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया, किसने किया? कनिष्क ने। तो 3 प्रश्न फेवरेट है गोल्ड से, भूलना मत। शीशे का सिक्का जारी किया सातवाहन ने, 14 सिक्का, याद आया। चमड़े का सिक्का जारी किया हुमायूं के समय एक भिस्ती ने, भिस्ती, एक दिन वाला, याद आया, जान बचाई थी। सिक्का से क्वेश्चन आगे देखेंगे, सुनते जाओ। 3 क्वेश्चन यहां से है, कनिष्क, ठीक है। आगे बढ़ूं, राजधानी दोथ, ठीक है। अब यहां से मूर्तिकल, इसके दरबार में त्रिरत्न लिखो, त्रिरत्न। कनिष्क के दरबार में त्रिरत्न थे। पहला अश्वघोष, सुनो नाम, पहला अश्वघोष, दूसरा वसुमित्र, और तीसरा नागार्जुन। नागार्जुन, चरक को बाद में लेते हैं। अश्वघोष 1, वसुमित्र 2, नागार्जुन 3। अश्वघोष की रचना बुद्धचरित, वसुमित्र की रचना महाविभाषा सूत्र, रचना को बाद में देखेंगे, एक एक लिख लो। अश्वघोष मतलब बुद्धचरित, वसुमित्र माने महाविभाषा सूत्र, नागार्जुन भारत का आइंस्टीन, शून्यवाद का जनक, भारत का आइंस्टीन शून्यवाद का जनक नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन शून्यवाद का जनक अश्वघोष। सुने नाम, एक क्वेश्चन ले लो। अश्वघोष ने बुद्ध के काल में, लिखो, अश्वघोष ने बुद्ध के काल में सुंदर साड़ी का सूत्र बताया। सुंदर साड़ी का क्या बताया? सूत्र। एक सेंटेंस में 4 रचना निकाल रहा हूं। बुद्ध के काल में से बुद्धचरित, बुद्धचरित, बुद्ध काल से बुद्धचरित, सुंदर से सौंदरानंद, सुंदर से सौंदरानंद, साड़ी से सारी पुत्र प्रकरण, सूत्र से सूत्रालंकार, सूत्रालंकार। एक सेंटेंस याद रखो कि 4 रचना बन जाएगा। अश्वघोष ने बुद्ध के काल में सुंदर साड़ी का सूत्र बताया। बुद्ध के काल से बुद्धचरित, सुंदर से सुंदरानंद या सौंदरानंद, साड़ी से सारी पुत्र प्रकरण, और सूत्र से सूत्रालंकार।
चारों रचनाएं याद रखें। महाविभाषा सूत्र जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं, साइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको बोलते हैं? महाविभाषा सूत्र, विश्वकोश, शब्दकोश, साइक्लोपीडिया महाविभाषा सूत्र को। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष था, जबकि वसुमित्र क्या थे? वो अध्यक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? क्लियर? कुषाण वंश, कुषाण, कनिष्क ने सिल्क रूट पर कब्जा किया था। सिल्क रूट, रेशम मार्ग पर कब्जा करने वाला कौन सा कुषाण शासक था? कनिष्क। 3 क्षेत्रों से जो जोड़ता था उसको, उत्तर भारत को, उसको सिल्क रूट बोलते थे। तो सिल्क रूट पर कब्जा करने वाला शासक कौन था? कनिष्क। समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? क्लियर? अब कनिष्क के समय मूर्ति कला की 2 शैली को पूछता है, ये बिल्कुल दे सकता है, गांधार शैली और मथुरा शैली। इसको बता रहा हूं। हीनियन महायान टाइप, स्टाइल ऑफ आइडलशिप, मूर्ति कला की शैली, मूर्ति कला की शैली। इसको तुमको टेस्ट पेपर एंड सॉल्ट सब में मिलेगा। पहला मथुरा शैली और ये गांधार शैली। गांधार, मथुरा शैली माने देसी शैली और ये विदेशी शैली। इसी को इंडो बैक्ट्रियाई शैली कहते हैं। इंडो बैक्ट्रियाई। मथुरा शैली माने देश का, देसी शैली है पहला। दूसरा, इसमें लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। लाल बलुआ, सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का यूज होता है। इसमें काले रंग के स्लेटी पत्थर का, काला रंग का स्लेटी पत्थर, स्लेट वाला, काले रंग के स्लेटी पत्थर का यूज होता है इस शैली में। पूछा गया प्रश्न, वो कथन भी डालेगा इसको, कभी भी तैयार रहना इसको। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण, प्रथम प्रतिमा, फर्स्ट स्टेचू किसमें बना है? मथुरा शैली में। सर्वाधिक प्रतिमा किसमें बना है? गांधार, इंडो बैक्ट्रियाई, इंडो सर्वाधिक प्रतिमा। और प्रथम प्रतिमा गांधार शैली में बने अपोलो देवता। कौन से देवता? गांधार शैली में प्रथम प्रतिमा किसका बना है? अपोलो देवता का। अपोलो देवता का मुख्य चित्रण किस शैली में हुआ है? गांधार शैली में। अपोलो माने सूर्यदेव, अपोलो हॉस्पिटल, वही तो है अपोलो। ठीक, अपोलो माने गांधार शैली में प्रथम प्रतिमा का निर्माण किसका हुआ है? अपोलो का। जबकि सर्वाधिक बुद्ध की प्रतिमा किसमें बनी है? मथुरा शैली में। सर्वाधिक आएगा, जैसे मान लो तो प्रथम आएगा तो मथुरा, सर्वाधिक आए तो गांधार, इंडो बैक्ट्रियाई। यूनानी शैली भी बोलते हैं उसको, गांधार को। गांधार यूनान लगा है, तक्षशिला। गांधार शैली ही यूनानी शैली है, यूनानी शैली ही इंडो बैक्ट्रियाई शैली है। वो काले रंग का स्लेटी पत्थर, ग्रेनाइट टाइप, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है। मथुरा शैली माने आदर्शवाद शैली है, आदर्शवाद। और गांधार शैली माने यथार्थवाद, आदर्श, आइडियलिस्टिक, यथार्थवाद, रियलिस्टिक। क्लियर? इतना जरूर याद रखना। ठीक है। अब इसमें पद्मासन मुद्रा में है, मूर्ति टूटा हुआ है, वो उतना को बाद में देखना। ठीक है। ठीक। मथुरा शैली का तुमको जो है मिलेगा शैली, एक तो मथुरा में मिलेगा ऑलरेडी, सुल्तानगंज में। किसमें? सुल्तानगंज मथुरा में मिलेगा बुद्ध की मूर्ति इस शैली में। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे। सिल्क रूट याद रखना, सिल्क रूट। ठीक है, चलें आगे। बाकी अंतिम जो हूण शासक था, हूण में लिखो, हूण। 7वां शासक जो हूण था उसमें 2 लाइन याद रखना। प्रबल हूण शासक 2 लोग थे, मिहिर कुल और तोरमाड़। मिहिर कुल और तोरमाड़ ये हूण शासक थे। हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ कुमारगुप्त के काल में। कौन सा काल? वही नालंदा कुमारगुप्त।
हुणों का आक्रमण कब हुआ है? कुमारगुप्त के काल में। लेकिन सर्वाधिक आक्रमण किसके? स्कंदगुप्त के काल में हुआ। यह तो मुकाबला नहीं कर पाया, परंतु स्कंदगुप्त ने क्या किया? हुणों को भारत से निष्कासित कर दिया। याद रखना, हुणों का प्रथम बार आक्रमण किस में हुआ है? कुमारगुप्त के काल में। लेकिन सर्वाधिक बार आक्रमण पूरी तरह समूल नष्ट कर दिया, मैंने बाहर भगा दिया, किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त, ये इसका सार, विदेशी आक्रमण। पढ़े हैं टाइप लग रहा है, मैं रिवीजन टाइप कहां करा रहा हूं। रिवीजन मतलब बोलते रहो आप, बस सामने वाला सुनता रहे, वो रिवीजन होता है। ये रिवीजन कम स्टडी भी हो रहा है, काम की चीज। क्लियर? तब इतना टाइम टेकिंग हो रहा है वो, नहीं तो अभी तक तो हिस्ट्री खत्म हो जा रहा था बोलने से, नहीं होता। ठीक है, मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि साल भर आदमी इसलिए 15 महीने पढ़ता है ताकि अंतिम में उसको निचोड़ लेता है, दूध और पानी में से दूध को खींचता है। वो सबको नहीं पढ़ना रहता, लेकिन सबको पढ़े रहोगे तो चीजें समझ में आती है। डायरेक्ट किसी को ले आओ ना, बस मैं जो बता रहा हूं याद रखना, नहीं सफल होगा वो कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन घुमा के पूछेगा तो कहां से बना पाएगा वो? आप लोग चूंकि सब पढ़े रहते हो, इसलिए थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हो। समझ में आ रही कि नहीं? चलिए, देशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, गुप्त काल कंप्लीट, प्रशासन का सार कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं गुप्तोत्तर काल, वर्धन वंश, हर्षवर्धन। सुने हो? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, इसी को तुम वर्धन वंश समझ सकते हो। पुष्यभूति वंश का संस्थापक स्वयं पुष्यभूति था। कौन था? पुष्यभूति। समझ में आ रही? क्लियर? इसका उत्तराधिकारी क्या हुआ? प्रभाकर वर्धन। कौन हुआ? प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश, इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर, हरियाणा। क्या थी? थानेश्वर, हरियाणा, HR। पुष्यभूति वंश का कैपिटल क्या था? थानेश्वर, हरियाणा। स्वयं संस्थापक था। उत्तराधिकारी कौन बना? प्रभाकर वर्धन। इसके 2 पुत्र, 1 पुत्री। हर्षवर्धन, सुने हो? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, और इनकी एक बहन राजश्री। राजश्री पढ़ना है हर्षवर्धन को। किसको? किसको? बस हर्षवर्धन पर फोकस करा रहा हूं, कुछ नहीं करना है ना। अब इधर किसका किडनैप हुआ, किसकी हत्या कर दी गई, कुछ नहीं पूछता ही नहीं है तो क्या पढ़ोगे? पढ़ाया हूं, अब किस पर फोकस करना है? हर्षवर्धन पर। क्लियर? इनके पूर्वज कौन? पुष्यभूति। पिता कौन? प्रभाकर वर्धन। भाई कौन? राज्यवर्धन। बहन कौन? ये अनाड़ी फिल्म की करिश्मा कपूर। बस इतना ही समझ लेना, लाडली बहना। चले आगे, आगे बढ़ूं। हर्षवर्धन, यहां से क्वेश्चन है। हर्षवर्धन शासन काल भी याद रखना है, 606 से 647 ईस्वी। लिखते जाओ। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी गद्दी पर बैठा। 606, राजधानी 2 थानेश्वर, हरियाणा और कन्नौज। नहीं, इसकी राजधानी, पूर्वजों की राजधानी थानेश्वर थी, इसकी 2 राजधानी थी। एक तो कन्नौज, इसकी प्रशासनिक राजधानी, दूसरा प्रयागराज। हर्ष की 2 राजधानी थी, एक कन्नौज प्रशासनिक राजधानी, प्रयाग धार्मिक राजधानी। प्रयाग को मोक्ष परिषद कहता था और 5 साल बाद सब कुछ दान कर देता था हर्षवर्धन वहां। अब राजा था, सब फिर टैक्स आ जाता था। तो ऐसा प्रभावित मत हो जाना तुम। आज तक जितना कमाई हूं नौकरी छोड़ के दान कर रहे हो, जाओ मोक्ष मिलेगा, उसके बाद तुमको कोई पूछने वाला नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं? जब तक बल्ला चल रहा है तब तक तुम्हारी कीमत है, जब तक जेब में पैसे है तब तक तुम्हारा इज्जत है। आज के डेट में मोक्ष धारण करना है तो मुंजवट चोटी, ऋग्वेद, सोमरस। क्लियर? चल दो एवरेस्ट में। वैसे भी वहां पर कैलाश पर्वत में कोई पहुंच नहीं पाया आज तक, एक आदमी को छोड़कर, पता करो। क्लियर? कोई नहीं पहुंच पाया। रिसर्च हो रहा है आज भी। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर स्वयं है वहां। तो जहां शिव है वहां शिव टाइप का व्यक्तित्व ही पहुंचेगा ना। दुरात्मा, हाँ, दुरात्मा नहीं पहुंच सकता।
सब लोग हम लोग कुछ न कुछ माहो मच्छर मारे हैं, पाप किए हैं, तो कहां से पहुंचेंगे? एकदम जो है निश्चल आदमी, जो आज तक मन विचार और कर्म से न कभी गलत सोचा न कभी किया, वो भी अंतिम तक ना, जन्म से लेकर, ऐसा हो नहीं सकता। मच्छर काट रहे थे और काट बोलोगे, काट भाई काट रहे, जल्दी मोक्ष पाऊंगा, सुखा जाऊंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई नहीं पहुंच सकता वहां। बुद्ध जैसा व्यक्तित्व, बुद्धत्व प्राप्त करने वाला, बोधिसत्व वाला ही पहुंचा है, एक बुद्ध बौद्ध धर्म वाला, बाकी कोई नहीं पहुंच सकता। कैलाश पर्वत पर रिसर्च हो रहा है आज भी। हाँ, बहुत सारे चीज होगा वहां, वो तो अब दिव्य लोक है ना यार। ठीक है, चले आगे। हर्षवर्धन 606 से 647। कन्नौज प्रशासनिक राजधानी, प्रयागराज धार्मिक राजधानी, हर 5 साल में सब कुछ दान कर देता था हर्षवर्धन। परम भट्टारक उपाधि में और बताऊंगा। परम भट्टारक, दक्षिणापथेश्वर, हर्षवर्धन। इसी के समय चीनी यात्री हेनसोंग आया। कौन आया? हेनसोंग, वेनसोंग। पूछा गया प्रश्न, ह से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन, बोला मत। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया विक्रमादित्य, हर्षवर्धन हेनसोंग के समय आया। अपनी रचना सीयूकी में, किसमें? सीयूकी में इस क्षेत्र का वर्णन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियाएसलो कहा। कियाएसलो याद आया? जब हेनसोंग भारत आया तो भारत में वर्धन वंश का शासन था और छत्तीसगढ़ में पांडु वंश। कौन सा वंश? यहां का शासक था हेनसोंग के समय महाशिवगुप्त, बालार्जुन सिरपुर। पांडु वंश का रूलर था महाशिवगुप्त बालार्जुन, याद रखना। उसी के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग बोलते हैं। और उसी समय हेनसोंग आया था, सिरपुर की यात्रा किया है और इस क्षेत्र को कियाएसलो कहा। क्या कहा? कियाएसलो। कौन सी रचना में कहा? सीयू की। हर्षवर्धन यात्रियों का राजकुमार, क्या बोलते हैं उसको? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। थल मार्ग से आया, थल मार्ग से ही लौट गया, हर्षवर्धन। हाँ चलो आगे बढ़ते जाओ फटाफट। हर्षवर्धन, इसको हर्षवर्धन को दरबारी कवि याद हो गया, बाणभट्ट। हर्ष का दरबारी था बाणभट्ट, हर्षचरित लिखा। हर्षवर्धन स्वयं एक कवि था, इसका दरबारी था बाणभट्ट, बाणभट्ट। हर्ष की रचना नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका कई बार बताया हूं। हर्षवर्धन की रचना है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। उसको मेरे अंगूठी से याद कराता हूं हमेशा, ध्यान से फिर से देख लो एक बार। नग से नागानंद, हर्षवर्धन ने अंगूठी पहना है, नग से नागानंद। रत्न लगा है रत्नावली, प्रिय है गोल्ड का है, प्रियदर्शिका। प्रिय लोहा का रहेगा, चांदी का तो कोई नहीं उठाएगा इसको, गोल्ड का रहेगा दूसरे दिन गायब। एम राइट? और ईमानदार रहेगा, कैमरा लगा करके तो देख के निकल जाएगा, मुझसे ईमानदार कोई नहीं है, बोला कोई मतलब नहीं, देखा थे कहीं? एम राइट? ठीक है, आप सीसीटीवी कैमरे के सूक्ष्म निगरानी हैं, याद रखना। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। ठीक है, एक आध 2 दिन अंगूठी फेंक के जाऊंगा, देखता हूं मैं कितने ईमानदार हैं भारत देश में। कैसे यार? सर जानबूझ के फेंके हैं, मत उठा भैया, देखना बसे ओला। चले। हर्षवर्धन स्वयं एक कवि था। नग से नागानंद, रत्न से रत्नावली, प्रिय से प्रियदर्शिका। आगे बढ़ो। इसे पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया 2 बार। पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने ताप्ती नदी के तट पर, कौन सी नदी? पुलकेशिन सेकंड से पराजित हुआ, फिर हर्ष की सत्ता समाप्त हो गई। हर्षवर्धन से इतना जरूर याद रखना भाई, उपाधि को बाद में और बताऊंगा अभी। कन्नौज, प्रयाग, बाणभट्ट इसका दरबारी कवि, हर्षचरित लिखा। हर्षवर्धन के विजय अभियान का वर्णन, उसमें कई क्षेत्र जीता है। ठीक। हेनसोंग इसके समय आया था, पूछा गया प्रश्न, एच से याद रखना। हेनसोंग, वेनसोंग मत करना, क्या करोगे? हेनसोंग करना। ह से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन, डब्लू को हटाओ। ठीक, ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसोंग। चले आगे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
उसके बाद त्रिपक्षी संघर्ष, क्या शुरू हो गया? त्रिपक्षी संघर्ष, ट्रिगुट, ट्रिपल जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कन्नौज को लेकर। किसको लेकर? हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज पर अधिकार को लेकर ट्रिपल अलायंस बना, पीपीआर। क्या बना? पीपीआर, बोलो। यहां से भी क्वेश्चन है। पीपीआर, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ये पाल, ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, और ये राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट आर से। पीपीआर हुआ वनडे सीरीज, ट्रायंगल सीरीज, समझ में आ रही कि वर्ल्ड कप का नाम है ट्रायंगल सीरीज। मेन था वर्ल्ड कप में कौन था? कन्नौज। कन्नौज को जीतने को लेकर तीनों क्षेत्रों से, कितने क्षेत्र से? तीनों क्षेत्रों से पीपीआर हुआ, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। जीत हुई राष्ट्रकूटों की, जीत, और शासन किया गुर्जर प्रतिहार ने। क्वेश्चन, किसकी जीत हुई पीपीआर मैच में? पीवीआर नहीं, पीपीआर। राष्ट्रकूटों की जीत हुई और लंबे समय तक शासन किसने किया? गुर्जर प्रतिहार। एक क्वेश्चन तैयार हो गया, देखो अब देखो, क्या मैच खेलोगे? पीपीआर, पाल प्रतिहार, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट। किसकी जीत हुई? राष्ट्रकूटों की। शासन किसने किया? गुर्जर प्रतिहार। तो त्रिपक्षी संघर्ष में कौन भाग नहीं लिया? पहला प्रश्न तो देगा, क्या देगा? सुनो, पल्लव। क्या देगा? पल्लव, चालुक, ये डालेगा। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट है, किसको डालेगा? पल्लव या चालुक। पहला प्रश्न। दूसरा, किसकी जीत हुई? राष्ट्रकूटों की। किसने शासन किया? गुर्जर प्रतिहार। इज दैट क्लियर? आगे देखो, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। इसका संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट का कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। अगला प्रश्न तैयार, तीनों के फाउंडर। ठीक है, पहले युद्ध से वर्णन, हार जीत, शासन से क्वेश्चन, तीसरा फाउंडर से क्वेश्चन, एक 8 और शासक डाल के मैच द फॉलोइंग देगा। पाल माने गो जोड़ना है, गोपाल। प्रतिहार में, गुर्जर प्रतिहार में हरीश संभाल रहा है, हरिश्चंद्र। और दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट शासक कौन था? दंती दुर्ग। अब अगला प्रश्न, ठीक है, राजधानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़। ठीक है, और राष्ट्रकूटों का शासक क्या था? मान्यखेट। मान्यखेट, नासिक, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न तैयार। हम लोग पढ़ते कैसे हैं, मैं बता कैसे रहूं। देखो, ओ पढ़े जा रहे हैं, मस्त नोट्स बनाए हैं। मेरे ज्यादा नहीं पढ़े, हमारे कोचिंग बढ़िया पढ़ाई होता। अच्छा, कोई मतलब नहीं है सब चीज का, अगर याद नहीं है तो। पहला फाउंडर, दूसरा संस्थापक, तीसरा राजधानी। क्वेश्चन हमारे अंदर से ही आते हैं, हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाते, मैच्योरिटी नहीं रहती बच्चों को, इसलिए। ठीक है, देखना ना तुम भाई, अभी टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, दुनिया भर का घटना चक्र लगा रहे हो, कहां से आएगा? सिलेबस सही तो आएगा। हाँ यार, वो दिन में नहीं बना पा रहे हैं भाई, गलत हो गई, सही से वैसे ऐसा भी चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, किसी के कोई छोड़ा होगा, कोई गलत किया होगा, अब वो चीजें समझ में आ रही है। अच्छा ऐसा है। पीपीआर खेलो, क्या खेलोगे? पीपीआर। पी से पाल, पी से प्रतिहार, आर से राष्ट्रकूट। पाल माने पूर्व, प्रतिहार माने राजस्थान। पाल माने पश्चिम बंगाल, प्रतिहार माने राजस्थान, राष्ट्रकूट माने महाराष्ट्र, नासिक। पाल माने गो, गोपाल। राष्ट्रकूट माने हरिश्चंद्र, हरि, हरि को याद करो। राष्ट्रकूट के दांत को पकड़ लो, दांत को, दंती दुर्ग, याद। पाल का क्षेत्र क्या था? पश्चिम बंगाल। वो क्या था? अनहिलवाड़ा, राजस्थान। ये मुंगेर, वो अनहिलवाड़ा, राजस्थान। और ये मान्यखेट। मान लो ना राष्ट्रकूटों को, मान लो कि जीते थे वो। मान्यखेट, आखेट, शिकार किया। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? अब अगली बारी फिर पीपीआर खेलो। पीपीआर। अब शासक, संस्थापक कौन था? गोपाल। इसका संस्थापक दंती दुर्ग।
इसका हरिश्चंद्र, हरीशचंद्र। ठीक है, चलिए। गोपाल के बाद आया धर्मपाल। गोपाल के बाद कौन आया? धर्मपाल के बाद आया देवपाल। उसके बाद कौन मही बोल रहे? तेरा तार हरे तार को छू रहा है, समझ में आ रहे? गोविंद पाल। कौन सा पाल? वो मही पाल, वो मही को दही पिलाना है उधर। हाँ, प्रतिहार में वही तार 60 सर्किट कम पड़ेगा तो इधर उधर छूता है, 60 सर्किट खुखवाता है। मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्यों नहीं पढ़ा हूं इसको? अब नहीं है जरूरत। संतृप्त विलियन मैं अपने दिमाग में सेट करके रखा हूं, अंतिम में गोपाल से शुरू गोविंद से खत्म। कहां से कंफ्यूजन होगा? इसलिए मैं तुमको ऐसा ही सेट कराता हूं, लेकिन आप लोग उसको रिपीट नहीं करते। हमें जाने अनजाने में मेरा धर्म कर्म है, हर साल पढ़ा रहा हूं 10 बैच को, इसलिए ऑटोमेटिक सेट रहता है और कुछ नहीं है। नथिंग माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? आप लगातार अभ्यास कीजिए, शंकाएं दूर हो जाएंगी। चलो, पाल में गोपाल, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर गोपाल से शुरू गोविंद से खत्म। गोपाल का धर्म है कि देव के पास जाए, देव गोविंद। गोपाल का धर्म है कि देव गोविंद के पास मिले जाए, खत्म। क्रम से जमाइए। पहला प्रश्न, पाल वंश के शासकों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, गलत है, बताइए। प्रतिहार वंश, हरि के पास एक नाग था, नाग भट्ट प्रथम। नाग भट्ट, हरि के पास क्या था? एक, समझ में आ रही कि नहीं? नाग का एक वत्स था, वत्सराज, बेटा था। वत्स के लिए भोज का आयोजन, मिहिर भोज, मिहिर भोज। मजाक नहीं है ना, बहुत मेहनत करके सेट किया है। अभी देखते जाओ। हरि माने विष्णु, विष्णु के पास एक नाग था, नाग का एक बेटा था, बेटा के लिए भोज का आयोजन। भोज में 2 लोग भाग लिए, महेंद्रपाल और महीपाल। महेंद्र और महीपाल। जब भोज का आयोजन किया तो मिली यश, यशपाल, खत्म। अब देखो, याद करो। पहला संस्थापक याद हो चुका है, हरिश्चंद्र। हरि के पास एक नाग था, नाग भट्ट प्रथम, नाग भट्ट प्रथम। नाग का वत्स माने बेटा था, वत्सराज। उनके लिए भोज का आयोजन, मिहिर भोज। कितने लोग भाग लिए? 2 लोग, दोनों पाल, महेंद्रपाल, महीपाल। और अंतिम में जब भोज आयोजन करोगे तो यश तो मिलेगा ही, यशपाल, गोविंद पाल नहीं। पाल पाल में मुंड पाल, गोविंद पाल, चित्तलनार, सुकमा टीन। याद आया? बिल्कुल तार को उधर नहीं ले जाना है। वो तो मैं जान रहा हूं ना, इसीलिए बोल रहा हूं। गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसीलिए मैं तुम लोग को ट्रिक देकर रखा। गोपाल से शुरू गोविंद से खत्म। गोपाल का धर्म है कि देव गोविंद के पास जाए, वो आसानी से याद हो जाएगा। देखो, हरि के पास एक नाग था, नाग का वत्स बेटा था, बेटा के लिए भोज का आयोजन, मिहिर भोज। 2 लोग भाग लिए, महेंद्रपाल, महीपाल। और क्या मिला? यश। क्रम से जमाइए। पहला प्रश्न तैयार। कौन सा क्रम सही नहीं है? तैयार होके जाओ ना, पूछ देगा तो नहीं आएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं आएगा, हमारे सर बोले 2 प्रश्न के लिए क्या पढ़ना? जाना छोड़ दे, सब संसार छोड़ दे। सुन रहे हैं उन लोग, हंस रहे होंगे। एक सर किस टाइप के? बिल्कुल सत्य बोलूंगा हमेशा। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? अरे दो, एक एक प्रश्न, 2 प्रश्न आएगा तो सिलेबस क्यों डिजाइन किया गया? मान लिया आपका एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, अब आ गया तो कैसे करो? ऐसे छोड़ते जाओगे? कितने को छोड़ोगे? तो जिंदगी छूट जाएगी ऐसे में। तो उसको भी छोड़ दे। जिंदगी में तो भारी प्रश्न है, भारी कठिन है जिंदगी। याद ही नहीं हो रहा है जिंदगी, समझ नहीं आ रही। मौत तो केवल नाम से बदनाम है, कष्ट तो केवल जिंदगी दे रही है। लो, ठीक कहा थे, समझे? क्लियर? उसके बाद कौन सा पाल? राष्ट्रकूट। कौन सा कूट? पीपीआर खेल रहे थे एक मैच,
राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पहला कृष्ण प्रथम, कृष्ण दूसरा ध्रुव, ध्रुव मतलब धारावर्ष, धारावर्ष। फिर एनीवन? क्या? गोविंद, गोविंद फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। कृष्ण प्रथम, कृष्ण की धारा ध्रुव धारा, फिर कृष्ण ही गोविंद है, कृष्ण ही एंड लास्ट अमोघ वर्ष। गोविंद मतलब अमोघ है, एकदम उनके द्वारा छोड़ा गया बाण अमोघ है, अमोघ चूकता नहीं है, अमोघ वर्ष। बोलिए एंड कृष्ण तृतीय। ये पूछा गया है कृष्ण प्रथम एलोरा वाला, अभी इसमें बताऊंगा, पहले शासक तो याद कर लो। देखो राष्ट्रकूट कृष्ण से शुरू, कृष्ण से खत्म। बोलो कृष्ण से शुरू, कृष्ण से खत्म, प्रथम से शुरू, तृतीय से खत्म। अगला कृष्ण की धारा ध्रुव धारा, कृष्ण की धारा ध्रुव धारा। कृष्ण ही क्या है? गोविंद है। कृष्ण गोविंद के बीच धारा, कृष्ण गोविंद के बीच ध्रुव धारा। याद हुआ? और गोविंद के द्वारा छोड़ा गया बाण कैसा है? अमोघ। खत्म, जमा दो। कृष्ण से शुरू, कृष्ण से खत्म, कृष्ण की धारा ध्रुव धारा, कृष्ण और गोविंद के बीच ध्रुव धारा, और गोविंद के द्वारा छोड़ा गया तीर अमोघ, अंतिम में कृष्ण तिथि। क्रम से जमाइए। इज दैट क्लियर? तुरंत याद हो जाएगा, चीजें वहीं पर है ना। इसके पहले नहीं जान रहे थे, अज्ञात अज्ञात, उसके बीच क्या था? केवल मेहनत, ट्रिक और कॉन्फिडेंस। अब इसको लगातार बनाए रखना एग्जाम तक। उसके बाद कौन गोविंद कौन कृष्ण समझ में आ रहा है? क्लियर? केवल मोक्ष।